गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। साइबर सिक्योरिटी किस कंटेक्स्ट में है? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक न्यूज़ आई है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने 250 इंडियंस को निकाला है बाहर, वापस लाया है। कहाँ? कंबोडिया से। ऐसी क्या बात हो गई? अभी भी 5000 वहाँ पे कंबोडिया में इंडियंस फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? तो बहुत सारे इंडियंस, बांग्लादेशीज, नेपाली, पाकिस्तानीज जो जॉब सीकर्स होते हैं इन कंट्री के, जो एजुकेटेड होते हैं, उनको बहुत सारे एजेंट रिक्रूट करते हैं इन साउथ एशियन कंट्रीज में, लाइक कंबोडिया, म्यांमार, जहाँ पे उनको बुलाया जाता है कि आप इस प्रॉमिस में कि आपको हम आईटी नेटवर्क में आईटी जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। जब वो वहाँ चले जाते हैं तो उनके पासपोर्ट वगैरह कन्फिस्केट कर लिया जाता है और उनसे फोर्सफुली साइबर फ्रॉड जैसे क्राइम करवाई जाती है। ये न्यूज़ है। तो इस तरह की क्राइम में 5000 इंडियंस अभी भी फंसे हुए हैं कंबोडिया में। वो ना चाहते हुए भी इस तरह का क्राइम कर रहे हैं, जिसके चलते फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में भी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग, इसी के कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। चलो पहले क्वेश्चन डील कर लेते हैं, उसके बाद फिर पूरी बात समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा साइबर सिक्योरिटी। बहुत सारे नए टर्म्स भी जानेंगे, लाइक साइबर स्लेवरी। मेंस के एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आपसे बहुत आराम से इन तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि साइबर स्लेवरी क्या होता है ना। अभी हम समझेंगे। फिलहाल अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, क्या ये स्टैब्लिश हुआ था टू हैंडल इश्यूज रिलेटेड साइबर क्राइम इन द कंट्री इन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर? क्या इस तरह की एक बॉडी स्टैब्लिश की गई थी? बताइए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, क्या इस तरह की बॉडी स्टैब्लिश की गई थी? किस लिए? टू हैंडल द इश्यूज रिलेटेड साइबर क्राइम। बिल्कुल सही बात है। और ये स्टैब्लिश की गई थी, इसको हम I4C भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। इस तरह की बॉडी स्टैब्लिश की गई थी 2018 में, ये स्टैब्लिश हुई थी। बिल्कुल सही बात है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छे से जानेंगे। उसके अलावा दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। तो ये इस स्टेटमेंट में कहना है कि जो साइबर क्राइम है वो 500% तक बढ़ गई थी पैंडेमिक के टाइम में। सब घर में बैठे हुए थे, कमाई हो नहीं रही थी, फ्रॉड के केसेस भी उस टाइम में बहुत भरे गए थे। और जी हाँ, 500% इंक्रीमेंट हुआ था साइबर क्राइम का। बिल्कुल सही बात है, फैक्चुअल है। और मेंस वगैरह में अगर आपसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आप इस डाटा को लिखते हो तो बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। चलो फिर IT एक्ट 2000 जो है 2000 की 2000 की, वो डील करता है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 डील करता है क्या साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पे? बिल्कुल करता है, याद रखना। और ये एक्ट कब आई थी? 2000 में आई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, IT एक्ट ऑफ 2000। चलो ठीक है, अभी तक तो सारे स्टेटमेंट सही निकल गए। हमें क्या निकालना था? गलत चुना था, तो ऑब्वियसली लास्ट स्टेटमेंट गलत होगी। क्या कह रहा है? I4C क्या इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। बताइए, क्या जो I4C है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? सोचने में लग रहा है कि हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं किया हो, लेकिन ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इन्होंने ये लॉन्च किया था, ठीक है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल याद रखना। और आपको आपका आंसर मिल गया, इनकरेक्ट हो गया D। ठीक है, चलो तो पहले कंबोडिया का लोकेशन देख लेते हैं। और हाँ, कंबोडिया को प्लीज कोलंबिया से मत कंफ्यूज करना। कोलंबिया के भी रिगार्डिंग हमने पढ़ा था क्या, कि इंडिया ने कोलंबिया के साथ MOU साइन किया था रिगार्डिंग ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे इंडिया प्रोवाइड करेगा कोलंबिया को। ये कोलंबिया साउथ अमेरिका की कंट्री है, उसको कंबोडिया से मत कंफ्यूज करना। ठीक है, अभी हम कंबोडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो क्या बात हुआ? कंबोडिया के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया ने इवैक्यूएट किया है अपने इंडियंस को। 250 इंडियंस अभी एवैक्यूएट हुए हैं, बट अभी भी वहाँ पे 5000 इंडियन अभी भी फंसे हुए हैं, उनको अभी भी रखा हुआ है। ठीक है, जबरन उनसे साइबर क्राइम करवाया जा रहा है, उनका पासपोर्ट कन्फिस्केट कर लिया गया है, उनको बुलाया गया था इस लालच में कि आपको नौकरी मिलेगी। ये वैसे इंडियन है जो जॉब सीकर है, एजुकेटेड है और नौकरी की तलाश में कंबोडिया, म्यांमार जैसे कंट्री में अभी भी फंसे हुए हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस किया गया था इनको जॉब मिलेगा, बट फोर्सफुली उनको वहां पे ले जाया गया और इलीगल साइबर एक्टिविटीज में इंडल्ज करवाया गया। जब मैं बोल रही हूँ फोर्सफुली, तो आपको क्या कोई रिपोर्ट याद आती है? बिल्कुल याद आनी चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी, प्रॉफिट एंड पॉवर्टी, याद है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था।
इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 37% की इंक्रीमेंट देखी गई थी ग्लोबली थ्रू फोर्सफुल लेबर। तो समझ में आ रहा है? देखो लिंक करके पढ़ो, जैसे मैंने बताया कंबोडिया को कोलंबिया से नहीं कंफ्यूज करना, क्योंकि कोलंबिया के साथ हमने एमओयू साइन किया था रिगार्डिंग ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा फोर्सफुल लेबर के बारे में, है ना। तो हमने लिंक किया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी प्रॉफिट एंड पॉवर्टी, जिसमें बताया गया था कि 37% इंक्रीमेंट हुआ था ग्लोबली थ्रू फोर्सफुल लेबर। तो लिंक कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने निकाला है हमारे इंडियंस को वहां से। अब जानते हैं कि ये जो साइबर क्राइम है क्या है और किस चलते ये इतना बढ़ रहा है, क्यों, क्या रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली बात, साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली इंटरनेट हर जगह है, तो साइबर क्राइम कैसे नहीं बढ़ेगा। तो जी हाँ, साइबर क्राइम की ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ इंटरनेट का है और वर्ल्ड वाइड चलता है। जो काम कर रहे हैं, जो कल्प्रिट हैं, वो बिना अपनी आइडेंटिटी बचाए, बिना अपनी लोकेशन बताए काम कर लेते हैं। फिजिकल चोर जो होते हो आप उनको पकड़ सकते हो, बट क्या आप इनको पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो। वही बात है, डिफिकल्ट टू कैच। जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, उनको हम नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बैटलफील्ड एडवांटेज, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कंबोडिया से बैठकर वो साइबर क्राइम कर रहे हैं, इंडिया में फोन कर रहे हैं आपको और बता रहे हैं कि आपका जो एटीएम है वो एक्सपायर होने वाला है, आपके अकाउंट से 5 लाख रुपए निकल गए। आप जाओगे पुलिस के पास, आप जाओगे साइबर पुलिस के पास, आप उनको बोलोगे तो वो कंबोडिया में बैठे उस अपराधी को पकड़ पाएंगे क्या? बैटलफील्ड एडवांटेज मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ साइबर क्राइम? बिल्कुल कह सकते हैं। लिंक करके याद रखोगे, बहुत आराम से आंसर हो जाएगा कवर, ठीक है। तो कंस्ट्रेंड होते हैं बाय नेशनल बाउंड्रीज। उसके बाद ये जो साइबर क्राइम है ना, ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम। मैंने जैसे बताया कि जो वर्कफोर्स है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये हर जगह फैली हुई है। और वहाँ पे भी एजुकेटेड यूथ हैं जिनको नौकरी चाहिए, और वहाँ के भी लोग कंबोडिया, म्यांमार जैसे जगह में फंसे हुए हैं, है ना। तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, हर लोग परेशान हो रहे हैं। और वहाँ जाके वो क्या करते हैं, मेनली ये जो वर्कफोर्स है जो कंबोडिया में इनकी जो काम हो रहे हैं, ये टारगेट करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, और वेस्टर्न कंट्रीज को फोन करके कहते हैं कि हाँ देखिए आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है। तो ग्लोबली सबके लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है क्या? साइबर क्राइम। ओके, लेजिटिमेट जॉब का उनको प्रॉमिस किया जाता है बट नहीं मिलता है। इनफैक्ट केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि बहुत सारे यूथ जो वहाँ चले जाते हैं, उसके बाद फिर इस काम को करने से प्रिवेंट करते हैं, तो उनको फिजिकली अब्यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो फिजिकल अब्यूज का भी मामला सामने आया है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, साइबर स्लेवरी इसी को कह रहे हैं हम, ठीक है। चलो, जनवरी में इसी साल इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया कि 5000 कॉल रिसीव हुए थे रिलेटेड टू फ्रॉड, ठीक है। इनके पास इतने सारे कंप्लेंट्स आए थे जिसमें बताया गया था कि इनको स्कैम हुआ है, और ये जो स्कैम हुआ है ये मेनली वैसे कंपनीज से हुआ है जो चाइनीज है, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 2018 में लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया था। और ये क्या काम करता है, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। सारे, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये सारे कंट्रीज की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने मिलकर इस तरह का सेंटर स्टार्ट किया, ताकि एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइबर क्राइम एक दूसरे के साथ बांटा जा सके, ठीक है, कम्युनिकेट किया जा सके। इंपॉर्टेंट होगा I4C, बिल्कुल याद रखना, 2018 में लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलो, अब जानते हैं हम कि ये जो I4C है, इनकी क्या क्या चैलेंजेस हैं। इनको भी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। सबसे पहला, 5000 कॉल आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है। आपको कोई फोन करके बोलेगा एटीएम एक्सपायर हो गया, तो आप चल दोगे क्या? आप अवेयर नहीं हो। और बहुत बार ऐसा हुआ है, सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग भी इन सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो लैक ऑफ अवेयरनेस सबसे बड़ी बात। उसके बाद जुरिडिक्शन इश्यूज, मैंने बताया ट्रांस बाउंड्री है, कंबोडिया में बैठे हुए लोगों को कोई कैसे पकड़े। फिर ये जो है क्रिमिनल्स, इनके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनक्रिप्टेड रहती है, ठीक है, VPNs वगैरह यूज करते हैं, जिसके चलते उनकी आइडेंटिटीज को नहीं पहचाना जा सकता। और I4C बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, इनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही उनकी जो वर्कफोर्स है वो
ट्रेंड है और ना ही उनके पास कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो ये है चैलेंजेस। अब अगर हमें वे फॉरवर्ड लिखना हो तो हम चैलेंजेस से वे फॉरवर्ड भी निकाल सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस का क्या करेंगे वे फॉरवर्ड कि अवेयर करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज जो है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नेगोशिएशन से सॉल्व करेंगे कि हम कंबोडिया के पास गए, उनको अपनी बात बताएं और कंबोडिया की गवर्नमेंट ने हमें हेल्प किया कैसे किया, नेगोशिएशन से। तो ये ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज सॉल्व हो गए, बिल्कुल हो गया। और फिर टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करवाएंगे अपने पर्सनल्स को ताकि हम इन सब चीज़ों से लड़ सके, समझ सके। तो जब चैलेंजेस निकल जाता है तो उसी से वे फॉरवर्ड निकाल के लिंक करके आंसर लिखो, बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, बस हो गया। चलो ये क्या है, ये एक तरह का विशियस नेटवर्क है और क्या मामला था मैंने वही बता दिया, वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न हमने पढ़ा था, अनाउंस हुआ है, 5 लोगों को मिला है इस बार। तो अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सबको कन्फर्म कर दिया है, इसीलिए आपके क्वेश्चन में एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। बताइए, यहाँ पे भी आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं रिगार्डिंग भारत रत्न अवार्ड, आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन है। ठीक है, चलिए बताइए, एकदम बारीकी से एक एक लाइन पढ़ेंगे। मैं चाहती तो करेक्ट ऑप्शन भी दे सकती थी, पर मैं इनकरेक्ट देती हूँ ताकि कम से कम 3 स्टेटमेंट जो सही हो वो पढ़ ले, जो गलत है वो भी सुधार ले, है ना। चलो, पढ़ा हुआ है भारत रत्न, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, हर एक चीज जाना था। जल्दी से आंसर बताइए इसका। क्या वो ऐसे इंडिविजुअल को मिलता है जिन्होंने एक्सीलेंट काम किया है और कंट्रीब्यूशन दिया है वेरियस फील्ड में, सच एज आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस? क्या ऐसी बात सही है? बिल्कुल सही है। इनफैक्ट 2011 में इसमें ऐड किया गया था, प्लस किया गया था कि वैसे लोग जो काम करते हैं इन बिल्डिंग ह्यूमन एंडेवर, ठीक है, उनका भी कैटेगरी इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, ये वाली भी कैटेगरी 2011 में ऐड की गई थी। बिल्कुल याद रखना है, कब की गई थी? 2011 में। ठीक है, तो इन फील्ड के अलावा इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर ये भी ऐड किया गया था भारत रत्न अवार्ड की कैटेगरी में। चलो ठीक है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत रत्न का जो टाइटल आता है वो अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ये स्टेटमेंट 2021 की यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था और पूछा गया था गलत है या सही है? बताइए, क्या आर्टिकल 18 जो बात करता है टाइटल के अबॉलिशमेंट की, उस आर्टिकल के 18 क्लॉज 1 में ये बोलता है कि भारत रत्न की जो अवार्डी है वो भारत रत्न अपने टाइटल में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको भारत रत्न मिल रहा है तो आप सफिक्स प्रीफिक्स नहीं यूज कर सकते हो भारत रत्न का, ये गलत बात है। ठीक है, ये ऐसे कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट एबॉलिशमेंट ऑफ द टाइटल्स और भारत रत्न का कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहां पे भारत रत्न मिल रहा है फिर भी आप प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज नहीं कर सकते। चलो ठीक है। उसके अलावा तो हमें अपना आंसर मिल गया, उसके अलावा क्या इनकरेक्ट है, बट आगे पढ़ेंगे जानेंगे कि जो भारत रत्न मिलता है वो ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। और उसके अलावा भारत रत्न के जो रिसिपिएंट है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स के रैंक 7 पे आते हैं। रट लो, याद कर लो, जी हाँ आते हैं। रैंक 7 पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स होता है जिसके में सबसे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट सर होते हैं, तो रैंक 7 पे भारत रत्न अवार्डी आते हैं। बिल्कुल रट लो, याद कर लो, भारत रत्न इस बार मिला है तो इंपॉर्टेंट होगा हर एक डायमेंशन जानना। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस 7th रैंक होता है, रिकमेंडेशन होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा टू द प्रेसिडेंट, और वेरियस फील्ड सच एज आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस 2011 में इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर भी ऐड किया गया था और ये इंस्टीट्यूट किया गया था ऑन 2 जनवरी 1954। तब से ये देना स्टार्ट किया गया है। 2 जनवरी 1954 हमारे जो पहले प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने दिया था और सबसे पहले इंडियन जिनको मिला था सीवी रमन, याद रखना। ठीक है, चलो तो इन लोगों को मिला है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मतलब किनको मेरे को मिला था, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, और उनके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, हाँ कर्पूरी ठाकुर, और एक कौन सा नाम छूट रहा है, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, हाँ ये भी थे। ठीक है, आपको लेकिन 4 लोग दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे लालकृष्ण आडवाणी जी नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि 96 एज के हैं, उनकी हेल्थ नहीं सही है। तो मुर्मू जी जो हमारे प्रेसिडेंट मैम है वो उनके घर जाएंगी और वो उनको वहाँ पे जाके अवार्ड देंगी, है ना, याद रखना। 5 लोगों को मिला है, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी। उनकी यहाँ पे फोटो नहीं है क्योंकि मैम हमारे उनके घर जाएंगी और वहाँ जाके उनको देंगी। चलो
बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व ये हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, किस स्टेट में है? मैंने पहले भी कहा है टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में, हर एक नहीं याद करेंगे, हम वैसे याद करेंगे जो न्यूज़ में आते हैं। और अभी हमारा शायद ये दूसरा महीना होगा इस सेशन का, तो अभी तक जितने भी टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आए, हम मुझे लगता है कि अगर आप शुरू से जुड़े हुए हो या फिर बीच से भी आए हो या फिर आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तो याद हो जाएगा, ये इस बात की पूरी गारंटी है। बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व ये हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है। क्यों न्यूज़ में देखा गया है? तो फॉरेस्ट फायर, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके चलते आग लगी हुई है। इस टाइगर रिजर्व में कहाँ है ये, आप बताइए? बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, नाम से लग रहा है साउथ की होगी, बट सारे ही ऑप्शन में साउथ के हैं। ये है कर्नाटक की, ठीक है। तो कर्नाटक की ये टाइगर रिजर्व है, ये इन बिटवीन वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में आती है, लेकिन कर्नाटक में लोकेट है। और यहाँ पे फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हुआ है, जिसके चलते 60 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट हुआ है इस रिजर्व में। तेलंगाना को भी लेके पड़ा था, वहां पे भी फॉरेस्ट फायर हुआ था। इतोड़ नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ? तेलंगाना में थी। फिर आंध्र प्रदेश का हमने पढ़ा था अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी, कहाँ पे थी? आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक के बगल में थी ये अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी। क्यों हमने पढ़ा था? तो बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्ड्स आए हुए थे और बर्ड वॉचर स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर इस चीज का आनंद ले रहे थे। कहाँ? अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश। फिर तमिलनाडु को भी लेके हमने पढ़ा था, तमिलनाडु में हमने जाना था वीरा थंगल नेशनल पार्क। क्यों था ये न्यूज में? क्योंकि वहां पे एक इन्वेसिव स्पीसीज थी जिसका नाम था कस्क्यूटा डॉडर, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका की इन्वेसिव स्पीसीज है, वीराथंगल नेशनल पार्क में बहुत फैल रही है, जिसके चलते जो वीराथंगल नेशनल पार्क के पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर बिछ रही है और वो को चोक कर जा रहे हैं, उनकी सारी नरिशमेंट ये इन्वेसिव स्पीसीज ले जा रही है, जिसके चलते पेड़ वहां के इफेक्ट हो रहे हैं। कहाँ के? वीराथंगल नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में, याद रखना, बिल्कुल याद रखना। बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व बीआरटी कहाँ है? कर्नाटक में। तेलंगाना इतोड़ नगरम, उसके अलावा आंध्र प्रदेश अट्टापक्का और तमिलनाडु वीराथंगल नेशनल पार्क, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो, किसने लॉन्च किया? यूनहाई 3 जो एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मौसम विज्ञान उपग्रह यूनहाई 3 लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। किसने लॉन्च किया है? देखो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट एरिया होता है क्वेश्चन सेटर का। मैंने पहले भी बोला है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें यहाँ घुमाने की कोई बात ही नहीं आती है, सीधे ऐसे ही पूछेंगे, है ना। तो बताइए, ईरान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अगर ये कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर रही है तो वो पूछेंगे। जी हाँ, ये किया है चाइना ने, ठीक है, याद रखना। चाइना की इमेजिंग सैटेलाइट है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है यूनहाई 3, ठीक है। थाईलैंड को लेके हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था कि वहां के नेशनल पार्क में एक अजीब सी स्कॉर्पियन दिखेगी जिसके 8 आंख और 8 पैर हैं। उसके अलावा थाईलैंड के साथ हमने MOU साइन किया था, कोलैबोरेट किया था टू प्रमोट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन, याद है, बिल्कुल याद होगा, थाईलैंड। उसके अलावा H3 रॉकेट किसकी थी? जापान की थी। और वियतनाम, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वियतनाम और चाइना के बीच में है गुल्फ ऑफ टॉनकिन, ठीक है, याद रखना, न्यूज में था, हमने पढ़ा था। चलो, छम्या विलक्कू एक हिंदू फेस्टिवल है, किस स्टेट में सेलिब्रेट होती है? काफी फैक्चुअल है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। छम्या विलक्कू एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो मनाया जाता है किस स्टेट में? ये भी नाम से लग रहा है साउथ की है, बट ऑप्शन में आपके पास सारे साउथ के ही हैं। ये है केरला की फेस्टिवल, ठीक है, केरल की फेस्टिवल है छम्या विलक्कू, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेन होते हैं वो एज ए वुमेन ड्रेसअप होके जाते हैं, जेंडर रिवर्सल फेस्टिवल है, ठीक है, जो
आदमी होते हैं वो 16 श्रृंगार करते हैं और औरत की तरह मंदिर में जाते हैं भगवान भाग्यवती को अपनी प्रेयर ऑफर करने के लिए। माना जाता है, ये मान्यता है कि आपकी जो भी इच्छा है यहाँ पे ऐसे पूजा करने से पूरी होती है। कहाँ पे सेलिब्रेट होती है? छाम्या विलक्कू केरल में सेलिब्रेट होती है। ठीक है, चलो तमिलनाडु को भी लेके हमने पढ़ा था एक फेस्टिवल, मासी मंगम। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व में। क्या था इसमें, क्या न्यूज़ था? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो एक फॉरेस्ट एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है। आप मासी मंगम फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट करने चाहते हैं, लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं जिसके चलते वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको परेशानी होती है उस नॉइज स्पीकर से और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि आप जा सकते हैं, पर 4 व्हीकल अलाउड नहीं थे, लाउड स्पीकर अलाउड नहीं था। मसाई मंगम फेस्टिवल तो उसी में हमने पढ़ा था, कहाँ की थी? तमिलनाडु की थी। और ये टाइगर रिजर्व कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा। कर्नाटक को लेके हमने क्या पढ़ा है? कर्नाटक को लेके हमने पढ़ा था कि इन्होंने गिग वर्कर्स की रिगार्डिंग बिल टेबल किया है और कर्नाटक बन गया सेकेंड स्टेट जिन्होंने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया है। तो पहला स्टेट कौन सा था? राजस्थान हमारे इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बन गया था जिसने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया था, उनके लिए बिल लाया था, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। राजस्थान ने लाया, फिर अभी हाल में कर्नाटक ने लाया। उसके अलावा तेलंगाना में हमने क्या पढ़ा था? तेलंगाना को लेकर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कन्नड़ इंस्क्रिप्शन मिला है, कहाँ? तेलंगाना में। और उसके अलावा तेलंगाना में 1200-1300 साल पुरानी इंस्क्रिप्शन और मंदिर भी मिली थी, कहाँ? तेलंगाना में। चलो अडानी जी आ गए। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर किस स्टेट में ये स्टैब्लिश हुआ है, कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? अदानी समूह ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? किस स्टेट में किया, बताइए? उत्तर प्रदेश में भी अडानी जी ने कुछ किया था। कानपुर में इंडिया का पहला प्राइवेट एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया था, कहां पे? कानपुर में, अडानी ग्रुप में ही। और अभी फिर से किया है इन्होंने, बट इस बार कानपुर में नहीं किया है, गुजरात में किया है। गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेट किया। इससे क्या होगा? जो हमारे इंपोर्ट करने की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे क्या है? मुंड्रा गुजरात में। और हमने एक पढ़ा था ढोलेरा गुजरात, यहाँ पे सेमीकंडक्टर, हमारी कंट्री की पहली सेमीकंडक्टर की यूनिट कहाँ बन रही है? ढोलेरा गुजरात में। बात कही गई थी कि टाटा ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर 3 सेमीकंडक्टर यूनिट हमारे इंडिया में स्टैब्लिश करेगा, 2 गुजरात में, 1 असम में। तो पहली होगी ढोलेरा गुजरात में, और मुंड्रा गुजरात में वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अडानी ग्रुप ने इनॉग्रेट की है। ठीक है, मध्य प्रदेश के हम लोग हमने पढ़ा था, यहाँ पे बना था पहला स्मॉल स्केल लिक्विड नेचुरल गैस प्लांट, कहाँ? मध्य प्रदेश में। उसके अलावा फिर हमने जाना था, कल ही पढ़ा था, राजस्थान में ओम के आकार का टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है जहाँ पे भगवान महादेव की 12 ज्योतिर्लिंगा भी है। ठीक है, चलो किस कंट्री की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है एक अपनी इंडियन सब्सिडी जिसका नाम था एरोस्पेस सर्विस इंडिया विद द प्लान टू सेट अप लार्ज स्केल हब फॉर MRO of defense equipment in Gurugram. Maintenance, repair, ओवरहॉल। ठीक है, ये हुआ MRO। तो इसी के रिगार्डिंग इस कंट्री ने अपना एक, कह सकते हैं इंडियन सब्सिडी, एक ब्रांच खोला है एरोस्पेस सर्विस इंडिया। कहाँ? गुरुग्राम में। कहाँ खोला? किस कंट्री की ये सब्सिडरी है? किसके लिए है? डिफेंस इक्विपमेंट के लिए है। क्या काम करेगा MRO वाला? मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। नंबर 1 किस कंट्री की है? चलो बता देती हूँ, ये इजराइल की है। तो याद रखना है कि इजराइल की इंडियन सब्सिडरी खुली है गुरुग्राम में, एरोस्पेस सर्विस इंडिया, जो काम करता है डिफेंस इक्विपमेंट पे, मेंटेनेंस के, रिपेयर के और ओवरहॉल की। ठीक है, इजराइल से हम बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। ठीक है, खराब हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे उसको ठीक करवाने के लिए। तो कहाँ खुली है? गुरुग्राम में खुली है। किसकी है? इजराइल की है। बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कल का क्लास देखा था हमने, यूक्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ा था, और उस समय भी मैंने बोला था कि यूक्रेन, रशिया, इजराइल, गाजा, रेड सी,
स्विस कैनाल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछेंगे क्वेश्चंस अच्छे खासे यहाँ से, तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के लाइन में ये खोला गया है, कहाँ, गुरुग्राम में, ठीक है। चलो, जर्मनी ऑफशोर कार्बन कैप्चरिंग का सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया है, जहां पे वो इंडस्ट्री से निकलती हुई कार्बन को कैप्चर करेंगे, शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे और समुद्र की गहराइयों में स्टोर करेंगे। जर्मनी ने किया है। और वंस अपॉन अ टाइम की बात है, हमने पढ़ा था कि जर्मनी ने आईवीएफ किया था, किसका, व्हाइट राइनो का, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूएस को लेके हमने पढ़ा था कि इन्होंने बैन कर दिया है एस्बेस्टस के यूज का, क्योंकि वहां पे कैंसर मेनली इनके चलते बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। बहुत सारे केसेस आ रहे थे जो डायरेक्टली लिंक थे एस्बेस्टस के यूज पे, तो यूएस की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया एस्बेस्टस को। और उसके अलावा हमने जाना था टेनेसी, एक यूएस की स्टेट है, इन्होंने भी बैन कर दिया क्या, एआई के थ्रू। आपने सुना होगा कि बहुत सारे सिंगर्स की आवाज़ को चुराया जाता है और गाना बनाया जाता है, तो इन्होंने बैन कर दिया है कि बिना उनके कंसेंट के आप उनकी आवाज़ एआई के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते गाना बनाने के लिए। किसने इस तरह का पहला लॉ लाया है, टेनेसी ने, ठीक है, याद रखना, यूएस का स्टेट है। और न्यूजीलैंड, बहुत टाइम की बात है, एक टाइम में हमने पढ़ा था कि न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है यूज ऑफ वेव्स और ई सिगरेट्स को, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल याद रखना। चलो, एक नेटवर्क है फॉर कोरोना वायरस, इसका नाम है कोविनेट, अभी हाल ही में लॉन्च किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है बताइए। कोविनेट एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये क्या काम करेगा, तो ये इन्होंने 36 लैब्स बनाया है अक्रॉस 21 कंट्रीज, जो बात करेगा, जो काम करेगा अर्ली डिटेक्शन को, अगर कोरोना वायरस जैसी कोई भी डिजीज फिर से आती है वापस, या फिर उनका कोई नया फॉर्म आता है तो, ठीक है, इसी के लिए किया है। ऑब्वियसली किसने किया होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस तरह की नेटवर्क स्टैब्लिश की है, जो नाम है कोरोना वायरस नेटवर्क कोविनेट, जो एम करता है इनहैंस ग्लोबल सर्विलेंस, ठीक है। और क्यों किया गया है, तो कोऑर्डिनेट करेंगे, अर्ली डिटेक्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और असेस करेंगे वेरियस कोरोना वायरस की डिजीजेस को, उनके नए फॉर्म को, या फिर उस तरह की और कोई बीमारी आ रही है उसको। 36 लैब क्रिएट किए गए हैं, जिसमें से 21 कंट्रीज में 36 लैब क्रिएट किए गए, जिसमें से इंडिया के भी 3 लैब प्रेजेंट है, ठीक है, याद रखना, जैसे कि CSIR वगैरह हो गया, ये सारे लैब जो है 3 इंडियन लैब्स भी इसमें हैं। याद आया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ कोलैबोरेट करके पहला सर्विलेंस AMR का रिपोर्ट लाया, जिसका नाम था इन्फार, जो पता करके बताता है, जो ये बताता है कि फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किस हद तक डेवलप कर चुका है हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर पे, फिशरीज सेक्टर पे। इस तरह की रिपोर्ट पहली बार आई थी, जिसका नाम था इन्फार, जो डेवलप किया था FAO और ICAR ने। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, बहुत बात हो रही है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, यूथ इतना % जो है यूथ अनएम्प्लॉयड सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है, 83। उसके बाद फिर बताया गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का भी रोल कम हो गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। किसने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी फिर मैंने बताया, शुरू में ही बताया था, प्रॉफिट और पॉवर्टी की रिपोर्ट आई थी, जो बात जिससे बताया था कि 37% इंक्रीमेंट हुआ है ग्लोबली। किसकी रिपोर्ट थी, ILO की रिपोर्ट थी। और कल हमने पढ़ा था UNEP की एक रिपोर्ट जो आई थी रैप के साथ मिलकर, याद है, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, ठीक है, इनके साथ मिलकर इनकी एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट का नाम क्या था, जल्दी से बताइए, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि 1.5 बिलियन टन का वेस्ट जनरेशन हो रहा है ग्लोबली 2022 में, ऐसा देखा गया था। हालांकि रिपोर्ट 2024 की थी, लेकिन किसने जारी की थी, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है फूड वेस्टेज की, तो आप फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से कंफ्यूज कर सकते हो, पर याद रखना UNEP ने रैप के साथ कंट्रीब्यूट करके मिलकर निकाला रिपोर्ट, क्या नाम था, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, जिसने बताया कि 1.5 बिलियन टन तक की वेस्टेज हुई है फूड की ग्लोबली। इसमें इनएडिबल पार्ट्स भी इंक्लूडेड है, लाइक जो छिलका वगैरह जो हम फेंक देते हैं वो भी इंक्लूडेड है। 1.5 बिलियन टन, ठीक है, हमने पढ़ा था, हमने जाना था कि
लोग इतना खाना फेंक रहे हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही है जहाँ पे स्टारवेशन के चलते बच्चे मर रहे हैं। टिग्रे रीजन इथोपिया का, याद है? बिल्कुल याद होगा। चलो, काफ़ी फैक्चुअल है। फर्स्ट अंपायर ऑफ बांग्लादेश टू ज्वाइन आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स, नाम से पता चल जाएगा। बिल्कुल सी, आपको ही पता है इंटेंशन यहाँ सही नहीं करने का है। एग्जाम में आपसे ऐसे ऑप्शंस नहीं पूछे जाएंगे। मेरा इंटेंशन यहाँ पे आपका रिवीजन करवाने का होता है, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है पर रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ने से दिमाग इतना तेज नहीं है आपका कि याद हो जाएगा। चलो, तो बांग्लादेश की पहली ऐसी एम्पायर हैं ये सरफुद्दौला इब्ने शाहिद, जो आईसीसी के इलाइट पैनल एम्पायर में चुने गए हैं। ठीक है। पंकज अडवाणी, कल ही हमने पढ़ा था, चाइना के बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में इनको जगह मिली है। इनको, पंकज अडवाणी को। रिकेन यामामोटो, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड किनको? रिकेन यामामोटो को। और मिशेल टालाग्रान, इनको मिला है एबेल प्राइज। चलो, किक्कडास, ये हाल ही में न्यूज में देखा गया है। क्या है ये? सारा पढ़ चुका है हमने। जो क्लास कर रहे हैं वो बहुत आराम से बता देंगे। फिर भी अगर आप बता दोगे तो जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो क्या है वो बता दीजिए। कल पढ़ा था सारा हमने। ये किक्कडास जो है ये साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स है, आवाज वाली कीड़ा है। तो क्या हुआ है, जो भी कीड़ा है जो आवाज निकालते हैं उसको किक्कडास कहते हैं। तो बटरफ्लाई किक्कडास निकला है मेघालय से। ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करती है। बस यही न्यूज था। ठीक है, आवाज प्रोड्यूस करने वाली बटरफ्लाई मिली है मेघालय रीजन में, किक्कडास। वैसे ऑर्थोपोडक्स को कहा जाता है जो साउंड प्रोड्यूस करती है। चिली को लेके हमने पढ़ा था, मिर्च को लेके पढ़ा था, बया डागी मिर्च जो कर्नाटक की है। और एपीएमसी में बहुत कम प्राइस मिल रहे हैं इनको लेकर, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कम प्राइस ऑफर किए जा रहे हैं। बया डागी चिली जीआई टैग में मिला हुआ है, कर्नाटक की है। फिर राइस को लेके हमने कल पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था? मुस्क बुड्ढी जी, याद है? क्या था? राइस की एक प्रजाति थी जो कश्मीर के हाईलैंड हिमालयाज में उगती है। और कश्मीर के यूनिवर्सिटी में बताया कि टेम्परेचर और जो क्लाइमेट है किस तरह का रोल प्ले करता है इनके एरोमा के लिए। मुस्क बुड्ढी जी किसकी? राइस की प्रजाति है। प्लांट डिजीज को लेके हमने पढ़ा था, चुड़ैल की झाड़ू, विचर्स ब्रूम। ये पहली बार इस तरह की डिजीज देखी गई है जो बैक्टीरिया कॉज करता है। और किसने आइडेंटिफाई किया था? हरियाणा की यूनिवर्सिटी में। मेजरली ये मटर के पौधों को अफेक्ट करती है। अच्छे से जाना था, अच्छे से पढ़ा था, तो हो गया। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।